अगर आपने अभिषेक शर्मा को आउट नहीं किया तो आपको वो गेम से आउट कर देते। उस हाई वोल्टेज मुकाबला वानखेड़े में आमची मुंबई, जसप्रीत बुमराह पे नजर रहेगी। नई गेंद की जो गेंदबाजी है वो बहुत बड़ा हिस्सा रहेगी मैच का रिजल्ट तय करने में। अभिषेक शर्मा इतना खतरनाक बल्लेबाज बनके उभर आया है जो पिछले मैच से पहले स्ट्रगल कर रहा था। एक कहीं मत जाइएगा, वहां पे स्क्रीन पे बने रहिएगा क्योंकि बहुत कमाल का मैचअप होगा, इंटरेस्टिंग मैचअप है। मुझे लगता है मुंबई इंडियंस का पल्ला भारी है। अभिषेक शर्मा बनाम जसप्रीत बुमराह, अभिषेक शर्मा बनाम ट्रेंट बोल्ट, अभिषेक शर्मा बनाम दीपक चहर, किसी के भी साथ मैचअप हो, अगर आपने अभिषेक शर्मा को आउट नहीं किया तो आपको वो गेम से आउट कर देते। उस तरीके का बल्लेबाज है। पिछले मैच में हमने देखा 100 रन की जो पारी खेली, 141 रन 51 गेंदों में बना दिए, 245 का जो आंकड़ा तो उसे पार कर दिया। 9 गेंदे बचे थे। इनकी जो बल्लेबाजी हुई और जो साथ में साझेदारी 170-71 रन की ट्रेविस हेड के साथ, उसने गेम को पूरी तरह से सील कर दिया था और इतना मुश्किल जो आंकड़ा था आसानी से पार किया। हाई वोल्टेज मुकाबला वानखेड़े में आमची मुंबई, गेम के बारे में बात करेंगे। मुंबई जीती पिछला मैच, हैदराबाद जीती पिछला मैच। यहां पे ना दोनों ही टीमें स्ट्रगल कर रही थी अभी तक। पिछले मैच से पहले कुछ राहत मिली है जीत के साथ, लेकिन अभी भी निचले हिस्से में पॉइंट्स टेबल पे। जीत किसकी होगी, मैच के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मुंबई की बात करते हैं। आमची मुंबई में यह है मुकाबला वानखेड़े के मैदान में, जहां पे 3 फास्ट बॉलर मुंबई के जो है वो बहुत क्रूशियल होंगे। ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर और जसप्रीत बुमराह। अगर मैं मुंबई के खेमे में हूं ना तो मैं ये सोचूंगा मैं हैदराबाद को ना सपाट पिच नहीं दूंगा, या तो मैं हल्की सी ग्रिप होने वाली पिच दूंगा, या तो मैं सीमिंग कंडीशन दूंगा जहां पे मेरे गेंदबाजों को ना मदद मिले। ट्रेंट बोल्ट अभिषेक शर्मा के सामने अगर स्विंग कराते आउट कर सकते हैं। जसप्रीत बुमराह बिल्कुल ट्रेविस हेड के सामने ओवर द विकेट या राउंड द विकेट स्टंप से गेंद को बाहर लेके जाए, एलबीडब्ल्यू बोल्ड भी कर सकते हैं और बाहरी किनारा भी निकाल सकते हैं। वहीं पे दीपक चहर अपनी स्विंग का फायदा उठा सकते हैं। अब चैलेंज सामने यह है कि अगर उस तरीके की विकेट जिस तरह से मुंबई चाहती है वैसी ना मिले, पाटा पिच हुई और अगर दोनों ही बल्लेबाज हेड और अभिषेक शर्मा चल पड़े, तो फिर वो एक चैलेंज होगा कि उनको किस तरह से खामोश रखे। खामोश रखना बड़ा मुश्किल है, आउट ही करना पड़ेगा। आपने अगर आउट नहीं किया तो वो प्लान ज्यादा चलेगा नहीं। वानखेड़े में आप कितने भी प्लान कर लो, आप बिल्कुल बाउंसर का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्लो रन बाउंसर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यॉर्कर डाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा बाउंस पे पिच रहता है तो विद भी नहीं दे सकते। तो ये जो मुकाबला जहां पे खड़ा है, मुझे लगता है अगर नई गेंद से मुंबई ने अच्छा इस्तेमाल कर लिया और ओपनर्स को आउट कर दिया पावर प्ले के अंदर, तो फिर मुंबई के हाथ में ये गेम है। जसप्रीत बुमराह पे नजर रहेगी। देखिए चोट के बाद वापस आ रहे महान खिलाड़ी हैं, मैं पर्सनली उनका बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन पिछले मैच में आपने देखा होगा 9 गेंदों में 26 रन मार दिए करुण नायर ने। यॉर्कर भी जब बाद में डालने गए थे तो फुल टॉस भी हुए थे। मतलब अपने आप को ना अभी भी ढूंढ रहे पूरी तरह से रिदम में आने के लिए। बैक इंजरी के बाद वैसे भी आसान होता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वानखेड़े की पिच पे मदद देनी ही चाहिए। अगर मदद मिली ना पिच से तो इन्हें बहुत जल्दी वापसी करने का मौका मिल जाएगा। तो मेरी नजर जसप्रीत बुमराह के परफॉर्मेंस पे भी रहेगी, किस तरह से भाग रहे, किस तरह से उनका रिदम चल रहा है। अभी ऐसा लग रहा है रिदम ढूंढ रहे। मुंबई की एक बात अच्छी क्या है कि हैदराबाद जैसी सिचुएशन में नहीं है। हैदराबाद के अगर दोनों ओपनर जल्दी आउट होते ना तो सीधा सीधा उनके रिजल्ट पे धक्का उनको पड़ता ही पड़ता है। लेकिन मुंबई के साथ उनके ओपनर रेगुलर तो नहीं चल रहे हैं, खास करके रोहित शर्मा का फॉर्म नहीं है। रायन लिकंडल ने पिछले मैच में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और वो स्टार्ट दे रहे हैं, लेकिन ओपनर तो आउट हो ही रहे, खास करके रोहित शर्मा। मुंबई के पास अच्छी बात क्या है कि ये ओपनर नहीं चलने के बावजूद भी ना उनके पास दूसरे खिलाड़ी है जो मैच का रुख पलट सकते हैं। उतना पावर है, चाहे वो सूर्या हो, चाहे तिलक हो। तिलक ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, या फिर हार्दिक, उनका फॉर्म भी अच्छा है। ओवरऑल देखिए बल्लेबाजी भी काफी ज्यादा लंबी और उनके पास विविधता है, बहुत ज्यादा है। लेकिन अब क्या करें रोहित शर्मा के साथ, सीनियर खिलाड़ी, मैच विनर, कैप्टन जबरदस्त, क्या उनके साथ परसिस्ट करें? खेमे में क्या चल रहा है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद परसिस्ट करेंगे उनके साथ। बाहर बैठे बैठे ना पिछले मैच में डगआउट में बैठे हुए थे, कहा कि यार स्पिनर को लेके आओ, करण शर्मा को लेके आओ। मैसेज भेजा, करण शर्मा आए, किसको आउट कर गया? केएल राहुल को आउट कर गया। तो भैया ये जो दावपेच है ना, सीनियर खिलाड़ी हेल्प तो करता ही है, तो उस वजह से उनका वो हेल्प लेना चाहते हैं ऑन फील्ड और वो डगआउट में। लेकिन अगर साथ में बल्ला चलाना तो फिर ये टीम अनबीटेबल टीम हो जाएगी, जो मुझे लगता है कि प्लेयर्स के लिहाज से बहुत मजबूत टीम है। चिंता का विषय है जरूर, लेकिन अगर यहां से फॉर्म आया, फायदा ही फायदा मुंबई का। सूर्य कुमार यादव 239 रन बनाए, 150 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन ऐसा लगता है ना यार ये सूर्या इससे बेहतर करने वाला सूर्या है ना। थोड़ी चोट लगी थी सीजन स्टार्ट होने से पहले, उससे शायद रिकवर कर रहे, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो मैच इनिंग जो पारी रहती है ना, उसकी उम्मीद रहती है हर मुंबईकर को और हर मुंबई के फैंस को।
मुझे भी ये उम्मीद रहेगी कि अपना जो स्तर उन्होंने बनाया हुआ इतने सालों से उस पर थोड़ा वापस आ जाए, अभी उससे थोड़ा नीचे काम करे सूर्य कुमार यादव। तिलक वर्मा 200 से ज्यादा रन बना दिए अभी तक, और पिछले 2 मैच में खास करके स्ट्राइक रेट उनका बहुत कमाल का है। और स्पेशली ये वो खिलाड़ी है जहां पे ऐसा लगा कि अपनी पोजीशन पे नहीं खेल रहे, थोड़ा नीचे आए थे, वहां पे भी जो एक इनिंग स्लो खेले थे तो ऐसा लगा कि क्या नेगेटिविटी उनके पास आ सकती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया। अच्छी बात यह कि मैनेजमेंट की जो बातें आई सामने, पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा आई, और साथ ही में तिलक वर्मा ने भी बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि मैंने महिला जयवर्धना को बोला कि आप मुझे कहीं भी खिलाइए, मैं खेलूंगा टीम के लिए। ये बात हुई ना, टीम प्लेयर ऐसा ही होता है। इसी वजह से मैं मानता हूं ये लड़का ना आगे जाके लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा बनेगा, उसमें वो दमखम है। जो टीम के बारे में सोचता है उसे 100% उस ग्रुप में होना चाहिए, एक और बार उस पर जिम्मेदारी रहेगी। अब ये अच्छी बात है कि जो जिस तरह से उनकी लय नजर आ रही है ना, पहले गेंद से दबाव में डालने की कोशिश कर रहे गेंदबाजों को। पिछले मैच में कुलदीप यादव को पहली गेंद पे चौका लगाया था, इसका मतलब उन्हें पता है कि मेरी टीम के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, तो यहां पे भी उनकी बल्लेबाजी की जरूरत होगी इस मैच में। प्लेइंग 12 पे नजर डालते हैं। देखिए, 2 खिलाड़ियों के बारे में मुंबई इंडियंस सोच सकती है। एक तो विल जैक्स पिछले मैच में 7 नंबर बैटिंग करने आए थे, मेरे हिसाब से वो नंबर उनके लिए सही नहीं है। अगर वो नंबर पे उनको रखना है तो क्या आपको वो मैक्सिमम दे सकते हैं? वो अगर ऊपर बल्लेबाजी करते ना तो टीम के लिए भी बेहतर है, उनके लिए भी बेहतर है, तो वो एक जहन में रहेगा। दूसरा, करण शर्मा ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, दिल्ली की पिच थी। अब यहां पे ना सीन थोड़ा ज्यादा होता है। अश्विनी कुमार ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। अब क्या वो स्पिनर को छोड़ के जिसने अच्छा प्रदर्शन किया है एक और फास्ट बॉलर की तरफ जाएंगी? फास्ट बॉलर नहीं भी खिलाते तो भी उनके पास अच्छे 4 फास्ट बॉलर तो है ही है। ट्रेंट बोल्ट आ जाते, दीपक चहर आ जाते, बुमराह आ जाते और साथ ही में हार्दिक पांड्या आ जाते। तो क्या उसी के साथ जाएगी या एक और अतिरिक्त फास्ट बॉलर को लेना चाहेगी? उसके बारे में सोचेगी जरूर। विकल्प तो बहुत सारे मौजूद है ना। प्लेइंग 12 की बात कर लेते हैं। रायन लिकल्टन, रोहित शर्मा, विल जैक्स, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा। अब विल जैक्स ऊपर बल्लेबाजी करते तो तिलक वर्मा 5 नंबर बल्लेबाजी कर लेते, तो एक एक स्टेप नीचे जाना पड़ता है। दिक्कत तो है, अब उसको कैसे ठीक करना? मेरे हिसाब से तो देखिए, अगर जगह बनती तो ऊपर, नहीं तो जगह नहीं बनती है। तो विल जैक्स की जगह पे आपके पास बेवन जेकब्स नाम का प्लेयर है, वो भी आप खिला सकते हैं। और नहीं तो फिर जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए, क्योंकि आप लक फैक्टर भी चेंज नहीं करना चाहते। तो खैर, रायन रिकल्टन, रोहित शर्मा, विल जैक्स, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमनदीप ने बहुत अच्छी पारी खेली थी, वो क्रूशियल था मुझे लगता है मैच जीतने के लिए मुंबई के लिए। मिचेल सैंटनर, दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, करण शर्मा। कमाल टीम है यार। 2 स्पिनर भी आ गए, एक अतिरिक्त स्पिनर चाहिए, विल जैक्स भी आ गया, 4 फास्ट बॉलर हो गए। टीम बदलना बड़ा मुश्किल काम है, चेंज करना। शायद ना बदले, शायद उसी टीम के साथ जाए, लेकिन स्पिन का काम मुझे लगता है इस मैच में कम होगा। मुझे क्या लगता है, देखिए मुझे लगता है कि जो चेस करेगा उसका फायदा होगा वानखेड़े में, जो अक्सर होता है। लेकिन उसके साथ साथ नई गेंद की जो गेंदबाजी है वो बहुत बड़ा हिस्सा रहेगी मैच का रिजल्ट तय करने में। अभिषेक शर्मा इतना खतरनाक बल्लेबाज बनके उभर आया है, जो पिछले मैच से पहले स्ट्रगल कर रहा था। एक भी छक्का लगाया नहीं था, लेकिन पिछले मैच में ना हर दूसरी गेंद को बाउंड्री पार पहुंचाया, चौके मारे, छक्के मारे, और पावर प्ले में ही लगभग अगर आप देखेंगे तो इनकी तो 20 गेंदों में 50 बना दिए, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ये कारनामा कर चुके हैं। इसका मतलब पावर प्ले बहुत क्रूशियल है जब आप अभिषेक शर्मा और सनराइजर्स हैदराबाद के सामने खेलते हैं। अब किस तरह से प्लानिंग करेगी मुंबई इंडियंस, ये देखना होगा। पिच में क्या थोड़ी नमी डालेगी? देखिए, हमने पहले भी बात की कि सनराइजर्स हैदराबाद ना ऊपर बहुत हैवी है, टॉप हैवी। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड वो रन बनाते, उनकी टीम जीतती है। लेकिन अगर वो रन नहीं बनाते फिर दिक्कत का सामना कर सकते हैं। अगर पाटा पिच मिली तो उनका काम बेहतर होता है। तो क्या मुंबई थोड़ा पिच पे नमी रखेगी? क्या उनके तेज गेंदबाजों को मदद मिले वैसी पिच बनाएगी? क्योंकि अगर बुमराह को भी वो थोड़ी हेल्प मिलती तो उनको भी रिदम में वापस आने में इंजरी के बाद बहुत आसानी हो जाएगी। तो उस लिहाज से ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि पावर प्ले में अभिषेक शर्मा के सामने किस तरह से काउंटर करते हैं, और वहीं पे अभिषेक शर्मा किस तरह से वो स्विंग जो वानखेड़े में देखने को मिलता है उसको निगेट करते हैं। क्या मिडिल स्टंप का गार्ड लेके खड़े हो सकते हैं? क्या थोड़े से टाइट हो सकते हैं ऑफ स्टंप के बाद शुरुआत में ट्रेंट बोल्ट के सामने? वो देखना होगा। पैट कमिंस ने कहा पिछले मैच के बाद कि हमें ना हमारा टेम्पलेट बदलना नहीं है। पिछले मैच में भी टेम्पलेट नहीं बदला। क्या बदला उन्होंने? सिर्फ साझेदारी ओपनिंग की अच्छी हुई, वहां से वो गेम आगे लेके चले गए। अब ये जो हैदराबाद की टीम है ना, सब तो ये भी कह रहे हैं कि शायद इस सीजन का ना सबसे बड़ा हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। 400 रन तो पार होंगे अगर अच्छी पाटा विकेट मिली तो। टेम्पलेट क्या चेंज करना चाहिए? विकेट गिरती है ना शुरू में 2 विकेट अगर हैदराबाद की, तो शायद टेम्पलेट चेंज कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में तो आपको उसी अंदाज में खेलते हुए नजर आएंगे ये दोनों बल्लेबाज
ट्रेविस हेड। हर्षल पटेल का फॉर्म देखिए, पिछले मैच में 4 विकेट निकाले, 42 रन देके उस हाई स्कोरिंग मुकाबले में बहुत अच्छी गेंदबाजी की, और लगातार जब विकेट निकालते रहते हैं ना, तो रनों पे भी आप ऑटोमेटिकली अंकुश लगा सकते हैं। और ये जो गेंदबाज है, वो दो इनके जो बड़े गेंदबाज है कमिंस और शमी, उससे ज्यादा बेहतर इनका प्रदर्शन चल रहा है। वानखेड़े में अपनी लेंथ में क्या बदलाव करेंगे? देखिए, पाटा पिच पे गेंदबाजी करना अलग तरीके का माइंडसेट लेके आता है, और वानखेड़े में जिसपे बाउंस देखने को मिलता है, उस पे क्या उनका स्लो रन इतना अच्छा कारगर साबित होगा, या लेंथ में अपनी तरह बदलाव कर सकते हैं, जहां पे अपनी तरफ खींचे और वहां पे थोड़ा स्विंग का सहारा ले शुरुआत में, रादर ज्यादा स्लो वन। ये एक चीज देखनी होगी। दूसरी मेरी नजर रहेगी मोहम्मद शामी पे। मोहम्मद शामी का जो फॉर्म रहा है अभी तक देखने को मिला नहीं है। हाई क्वालिटी गेंदबाज है, प्रूवन मैच विनर है। उन्हें ना वो अहमदाबाद वाली पिच पे बहुत मजा आता था गेंदबाजी करने के लिए। हैदराबाद में कुछ है नहीं, ना घास है, ना इतनी ज्यादा पाटा विकेट मिलती है, और अगर स्लो हुई तो फिर वहां पे भी सीम मूवमेंट उनका इतना ज्यादा कारगर साबित होता नहीं। तो फिर यहाँ पे वानखेड़े में मदद मिलने वाली पिच पे ना अपने खोए हुए फॉर्म को वापस ला सकते हैं। तो मेरी नजर मोहम्मद शामी पे भी रही है। सीधा चलते हैं प्लेइंग 12 पे। पिछले मैच में जो प्लेइंग 12 थी ना, उसी के साथ जाइए, क्योंकि आपने ना एक अतिरिक्त फास्ट बॉलर खिलाया, ईशान मलिंगा, मोहम्मद शामी और हर्षल पटेल। तो ये तो फास्ट बॉलर्स हो गए आपके पास। पहले बात कर लेते हैं अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। इन पे एक और बार जिम्मेदारी रहेगी गेंद को अच्छे से चलाने की हैदराबाद की तरफ से। वहीं पे फिर ईशान किशन नंबर 3, नीतीश कुमार रेड्डी, उनका बल्ला चलानी है। उनके बल्ले से रन आना बड़ा जरूरी है हैदराबाद के लिए। अगर जल्दी विकेट जाती है तो हेनरी क्लासन, ये भी थोड़े से कंपैरेटिवली खामोश है ना, लेकिन मुंबई की पिच मुझे लगता है उनको भा सकती है। अनिकेत वर्मा, उसके बाद एज एन इंपैक्ट सब आते हैं अभिनव मनोहर, और फिर पैट कमिंस, जिशान अंसारी, हर्षल पटेल, मोहम्मद शामी और ईशान मलिंगा। ईशान मलिंगा थोड़े से ऐसे गेंदबाज है, थोड़ा सा राउंड आर्म वो गेंदबाजी करते हैं, लेकिन पैट कमिंस और मोहम्मद शामी, इनकी गेंदबाजी बड़ी क्रूशियल होगी, क्योंकि ये पिच पे ना जिशान पे भी वो लोग दबाव डालेंगे, खास करके मुंबई के बल्लेबाज। तो फिर अगर मोहम्मद शामी नई गेंद से अर्ली ब्रेक थ्रूज दिलाते हैं, तो फिर गेम चलाने में पैट कमिंस को कंपैरेटिवली आसान हो जाए। मैचअप्स पे आते सीधा। अभिषेक शर्मा जब अपने घर में खेलते, हैदराबाद में 32 का औसत है, वहीं पे बाहर जाते हैं ट्रैवल करते हो 23 का औसत हो जाता है। तो उन पे नजर रहेगी। अब ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के सामने बुमराह का मैचअप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में ट्रेंट बोल्ट, ये ट्रेंट बोल्ट ना दोनों बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। तो ये मैचअप मैं जरूर देखना चाहूंगा। एक और मैचअप, मोहम्मद शामी बनाम रोहित शर्मा और रायन रिकल्टन। नई गेंद के साथ ना बहुत आतुर होंगे मोहम्मद शामी अर्ली ब्रेक थ्रू दिलाने के लिए। तो मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज ना थोड़ा संभाल के उन्हें नए बॉल से खेलना पड़ेगा मोहम्मद शामी के सामने। तो ये दो मैचअप बहुत क्रूशियल होंगे। एक और मैचअप, क्लासन बनाम जसप्रीत बुमराह। ये माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट हो सकता है। अगर सिचुएशन ऐसे मिली ना जहां पे मैच बैलेंस में है और ये दोनों आमने सामने, कहीं मत जाइएगा, वहां पे स्क्रीन पे बने रहिएगा, क्योंकि बहुत कमाल का मैचअप होगा। अक्सर क्लासन के सामने आप वाइड बॉल डालते, थोड़ा दूर। बुमराह ज्यादातर स्टंप को टारगेट करते हैं। क्या वो थोड़ी लाइन को चेंज कर सकते हैं, ये देखना होगा। और नहीं तो फिर वो यॉर्कर मिडिल लेग स्टंप है। इंटरेस्टिंग मैचअप है। मुझे लगता है मुंबई इंडियंस का पल्ला भारी है। टॉस पे बहुत ज्यादा गेम होगा, और उसमें भी नई गेंद जो पहली 6-7 ओवर है, उसमें कौन कितनी कम विकेट लूज करता है, उस पर भी इस मैच का दारोमदार होगा। मुझे लगता है मुंबई इंडियंस तगड़ी टीम है ऑन पेपर। आपको क्या लगता है, बताइएगा जरूर।